एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 सेट्स देख चुके हैं। हम सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और भी बहुत सारे सीरीज आपको इस चैनल पर दिख जाएंगे जिसमें हमने साइंस के 10 सेट्स कवर किए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए एंड आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। एनटीपीसी के लिए स्पेशली आप उसको प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा भी हमने आपको 20 जो है सेट्स आपको प्रोवाइड किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो आपकी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। इनफैक्ट मैं यूपीएससी की भी बात करूं तो आप वहां से क्वेश्चंस, आपको बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे। तो जाकर उन सेट्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सारे सेट्स को आप देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। गाइस, इस वीडियो में थोड़ा सा मेरी वॉइस आपको हैवी आ सकती है, तो आप थोड़ा उसे कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। मुझे कंटिन्यू कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा गैप करूँ, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉइस की प्रॉब्लम है और मुझे वापस से इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, वापस से इस वीडियो को शूट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। और आर्टिकल 360 में तो गाइस फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है, बट आर्टिकल 352 में क्या आता है? ये आता है नेशनल इमरजेंसी। आपकी 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, जिसमें आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आती है, आर्टिकल 356 में आती है स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 में आपको आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके इक्वल में रखा गया है। और इनका जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो है, ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये फिलहाल कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो इनका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए? मतलब क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि कौन कितने वर्ष के लिए, कितने कार्यकाल के लिए इनको रिक्रूट किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 इयर्स के लिए किया जाता है, और 65 इन दोनों में से जो भी सबसे पहले हो जाए, या तो 6 ईयर कंप्लीट हो जाए या तो 65 ईयर कंप्लीट हो जाए। ओके, इनकी सैलरी जो है ये कितनी होती है? ये होती है 2,50,000 इनकी सैलरी होती है। और प्रेजेंट में जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये कौन है आपके? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। गाइस, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। हम जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, और ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत सफल हो रही हो। आपके कॉम्प्लीमेंट्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए उतने ही वैल्यूएबल है जितनी कि हमारी मेहनत। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है और फखरुद्दीन अली अहमद है, इन दोनों की मृत्यु जो है ना, ये इनके कार्यकाल के टाइम में ही हुई थी, जब ये एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहे थे, एज अ प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जब ये थे, तभी इनकी मृत्यु हुई थी। और अभी तक फ्रीडम से लेके अभी तक की अगर बात की जाए तो 13 प्रेसिडेंट हो चुके हैं, और अभी आपके प्रेसिडेंट कौन है? ये है आपके श्री रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। और अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये कौन है? चलिए ठीक है, मैं ही आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये आपको है एन.वी. रमना। एन.वी. रमना जो है ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी इनका टर्म भी याद रखिएगा, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये आपका यूपीएससी भी जो है ना, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और भी काफी सारी चीजें गाइस 1935 से ली गई हैं, जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का कवर किया हुआ है, और जो 6 सेट्स मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 सेट्स ही कवर किए हैं जीएस के, वो जरूर आप देखिएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएंगे। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अब अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसमें कितनी, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि इसमें कितनी आर्टिकल्स थी? तो इसमें आर्टिकल्स थी 321 आर्टिकल्स थी एंड 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। और उसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए कि इसे 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। कभी लागू किया गया था आंशिक रूप से? ये किया गया था 3 जुलाई 1936 को, लेकिन 1937 में पूरी तरीके से ये क्या किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री कब तक लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो ये जब तक लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं ना, तब तक वो लोकसभा में मतदान के अधिकारी नहीं होते हैं। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर वी आर गोइंग टू कवर सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो राजीव गांधी के कार्यकाल के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि ये जो थे हमारे इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे पहली बात, इनका ड्यूरेशन क्या था, इनका टाइम क्या था? तो ये था 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक। ओके, 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक। गाइज मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है और हाथ बिल्कुल भी फास्ट नहीं चलता है, ये आप सबको पता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देख लिया, ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे एंड इनका जो ड्यूरेशन था ये भी हमने देख लिया। साथ ही साथ एक और भी काफी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं, ये जो दल बदल विरोधी विधेयक है, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू और कौन से ईयर में पास किया गया था, ये भी तो हमसे पूछा जा सकता है। तो ये पास किया गया था फ्रेंड्स 1985 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया था, पास किया गया था। और इनको राजीव गांधी को 21वीं सदी का भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 21वीं सदी के भारत के निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ 1986 में इन्होंने पहली बार MTNL की स्थापना करी थी। इनकी पहल पर ही MTNL की स्थापना की गई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जो भी क्वेश्चन देखते हैं ना, उसको उस क्वेश्चन के साथ जितने भी पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, उसका आप एक नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। ओके, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्योर की बात की गई है, किसमें? आर्टिकल 368 में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने टाइप के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना, वैसे 2 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। और अमेंडमेंट कितने तरीके से किए जा सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अमेंडमेंट्स वैसे आप मुझे बताइए कि कैसे किया जाता है अमेंडमेंट, और कितने तरीके से किया जाता है। 2 तरीके से किया जाता है या 3 तरीके से किया जाता है। और मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर जरूर करूंगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन का जवाब गाइस और दे दीजिए कि प्रियम्बल में अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं।
तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट जो है ना, प्रियम्बल में सबसे पहले तो अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में ना अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, जो कि कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में एक बार ही प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। और आप मुझे ये बताइए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कितने सारे वर्ड्स प्रियम्बल में जोड़े गए थे और टोटल प्रियम्बल में कितने सारे वर्ड्स हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले में, और जो हम 6 सेट्स हमने जीएस की सीरीज अभी हम चला रहे हैं, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ओके, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है 5 लाख। 5 लाख राष्ट्रपति की कितनी होती है सैलरी, 5 लाख। इनका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 5 इयर्स के लिए। और इनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन इनका जो होता है ये कैसे होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा ये क्या किए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के वो चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में आप देख लीजिए कि गाइस एक्चुअली इट वाज पास टू एक्सपेंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियंस के पार्टिसिपेशन के लिए इस एक्ट को पास किया गया था, राइट। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए कि ये जो रिफॉर्म है ना, ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, ये रिकमेंड किया गया था उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि एडविन मॉन्टेग्यू थे, एंड वॉइसराय जो थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, इसको रिफॉर्म को रिकमेंड किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के समक्ष ये क्या करते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं। गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे इंडिया के लिए राष्ट्रपति है, वैसे ही इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए गवर्नर वर्क करते हैं। और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है ये आर्टिकल 155 के थ्रू आता है। 157 में क्या आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर पोस्ट के लिए, गवर्नर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका आर्टिकल 157 में आता है, जो कि क्या है, 35 ईयर्स एज होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हम मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि हमारे पीएम के लिए, हमारे गवर्नर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, तो बस ये सब हमारे लिए ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, हमारे देश के नेताओं के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये किया जाता है किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, इसको पेश किया जा सकता है। और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी दोनों सदन में पास होने के लिए, ठीक है। और आप मुझे यह बताइए, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको इसी सेट में पूछा था और मैं यहीं पे कवर कर लेती हूँ। सो 3 तरीके से किसी भी तीन तरीके से किसी भी बिल को पास किया जाता है, संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। वो कैसे कैसे किया जाता है, वो किया जाता है, सबसे पहले तो किया जाता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड किया जाता है
बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा किया जाता, थर्ड वन है आपका बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस उनकी मान्यता होनी चाहिए। तो ये 3 तरीके से आपका अमेंडमेंट किया जाता है। जो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट सेट में कवर करवाने वाले थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 16 में किया गया है। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये होने थे 389, 389 सदस्य जो है वो होने चाहिए थे। और ये कैबिनेट मिशन भारत आया कभी था, भारत में इंडिया में आया कभी था? ये आया था फेब 1946 में आया था इंडिया में। और ये 3 मेंबर की कमेटी थी, 3 मेंबर्स कमेटी थी। इसमें थे कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एंड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम आप याद रखेंगे। मुझे क्रिप्स इंडिया साइमन कमीशन के बारे में आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये है किसमें? गणतंत्र में, गणतंत्र में होगा। और फादर ऑफ प्रियम्बल किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना के पिता किसको, प्रस्तावना के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं नेहरू। आपको ना एग्जामिनर आपको ऑप्शंस में क्या करेगा कि BR अंबेडकर दे दिया जाएगा आपको एंड जवाहरलाल नेहरू दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, BR अंबेडकर नहीं है। BR अंबेडकर के द्वारा प्रियम्बल को क्या कहा गया था? प्रियम्बल को कहा गया था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन नेहरू जो थे ना, ये आपके प्रस्तावना के जनक थे। इन्होंने ही लिखा था प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट फादर ऑफ प्रियम्बल इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये इंट्रोड्यूस कभी हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको एडप्ट किया गया था 22 नवंबर। ये सारे के सारे डेट्स आप याद रखिएगा, 22 जैन 1947 को। तो ये दोनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप रखिएगा याद। और प्रियम्बल में टोटल वर्ड्स कितने हैं? तो प्रियम्बल में टोटल वर्ड्स है 73 वर्ड्स है टोटल प्रियम्बल में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमने यहाँ पे बताए हैं। आप सारी की सारी चीजें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। So we have now 5 articles here. हर एक सेट में हम 5 आर्टिकल्स देखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द हम आपके सारे के सारे अमेंडमेंट्स भी कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट हर एक सेट में हम आपको 2 से 3 अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस और प्रियम्बल से क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो आप हर एक सेट पे इन सब सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आर्टिकल 11 क्या है? संसद द्वारा नागरिक के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 जो है, आर्टिकल 12 जो है, ये क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 भी है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। तो ये 5 आर्टिकल्स आपके यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। सो गाइस, ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस एंड 5 आर्टिकल्स जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। इसी के साथ हमने टोटल 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड आई एम डैम श्योर कि 60 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में गाइस आपको मैंने 2 से 3 चीजें तो इम्पोर्टेंट बताई होंगी।
ये जो मैं 10 सेट्स कवर करने वाली हूँ ना, ये 10 सेट्स आपने कवर कर लिया ना, तो आप एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से लड़ेंगे। आप देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कह रही, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से लड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपने लूसेंट की जो बुक है वो रिवाइज कर लिया है, और रेलवे के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत है। आपने लूसेंट का बुक रिवीजन कर लिया है, स्पीडी रिवीजन कर लिया है और वीडियोस रिवीजन कर लिया है, तो काफ़ी है इतना आपके लिए। सो कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे लिए अगर कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।